Friends, welcome back to my channel Accounting by Apte A plus A, where you will find everything simplified. As promised, today I have come up with a episode number 3 for manufacturing entity. In this episode, we would see all the entries related to manufacturing business. बिफोर वी स्टार्ट, मेरा ही चैनल आपको क्यों देखना है उसके बारे में मैं 2 मिनट बात करूंगा. देन वी विल रिफ्रेश आवर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड देन वी वुड स्टार्ट द वीडियो. फ्रेंड्स, आपको मालूम है यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस है अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में जो आपको अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करने हैं वो बताएंगे. हाउ द अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास दैट दे विल टीच यू. बट in this video, if you see completely, I am going to show you why accounting entries are passed like this, the logic behind the accounting entries. Once we know the logic, I am 100% sure, let it be any type of entry, you will not have any difficulty in passing the entry. The moment you hear or read the transaction accounting entry, you will be able to make in your mind immediately. That is my guarantee. But for that, you would have to see complete video. Okay. So before we start, let us refresh our memory. There are 3 types of accounts, as we all know. One is personal, second is real, and third one is nominal. Rule of the personal account is debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit expenses and losses and credit all income and gains. If you want to see the basic video on understanding of accounts and how the general entries are passed, basic video, you can click on this I button where I have given the link of my earlier video. Please see that video so that then your basics are also clear. Okay. Any business activity, if we have to start, then we have to start with capital. But ये capital का entry हमने पिछले 2 एपिसोड में देखा है. तो जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे. कैपिटल अंदर आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रेडी है. मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किसका है? मैन्युफैक्चरिंग सेटअप मिस्टर आप्टे का है, और मिस्टर आप्टे हैज स्टार्टेड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कॉल्ड Messrs. Apte Garments Private Limited. So now all the entries that we are going to see would be in the books of Messrs. Apte Garments Private Limited. तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पूरा का पूरा रेडी है. कैपिटल आ गया है, प्लांट एंड मशीनरी लग गया है, प्लांट एंड फैक्ट्री के लिए जगह अपना रेडी है. सो नाउ लेट अस सी द अकाउंटिंग एंट्रीज सिक्वेंशियली. पहले एंट्री क्या होगा? पहले एंट्री होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो अपना फिनिश प्रोडक्ट है उसके लिए रॉ मटेरियल परचेस करना है. रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल में कॉटन आएगा, नीटिंग मशीन्स आएगा जिसके ऊपर मैं शर्ट्स बनाऊंगा या पैंट बनाऊंगा या और कुछ बनाऊंगा, फिर थ्रेड्स आएगा और भी बहुत सी चीज़ें मिसलेनियस उसमें आएंगे. तो अभी हम लोग देखते हैं मैंने क्या परचेस किया. पहले मैंने परचेस किया कॉटन और मैंने परचेस किया नीटिंग मशीन. कॉटन को प्रोसेस करने के लिए जो मशीन लगता है उसको मैंने परचेस किया. दोस्तों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी हम लोग रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का बात करते हैं अकाउंटिंग में, उसके पीछे उसका क्वांटिटी या वेट, मतलब कितना मटेरियल हमने परचेस किया या कितना मटेरियल बेचा, उसका रिकंसिलिएशन है, उसका कंट्रोल करने के लिए उसका क्वांटिटी एंड वेट इज ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो जैसा मैंने अभी यहाँ पे बोला, मैंने रॉ कॉटन परचेस किया 4.5 लाख का. ये 4.5 लाख के पीछे कितना क्वांटिटी या कितना वेट है, ये इसके पीछे होना बहुत ज़रूरी है. और ये बैकग्राउंड में इसका एंट्री होता भी है. इसका जब GRN होता है उसमें 2 कॉलम्स होते हैं. एक फील्ड होता है क्वांटिटी का और एक फील्ड होता है वेट का. नॉर्मली GRN में अमाउंट का कॉलम नहीं होता है. तो मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया और नीटिंग मशीन परचेस किया. दोनों के दोनों अपने रियल अकाउंट है. नाउ वी नो द रूल ऑफ रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन. रॉ कॉटन को मैं डेबिट दूंगा और नीटिंग मशीन को भी मैं डेबिट दूंगा. और इसके ऊपर जो GST मैंने पे किया है, ये वाला GST, इसका मुझे रिफंड मिलने वाला है फ्यूचर में. जब भी मैं ये रॉ मटेरियल यूज़ करके कुछ मैन्युफैक्चर करूंगा, जो भी मेरा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो जब भी मैं बेचूंगा, उसके ऊपर मैं जो GST चार्ज करूंगा मेरे कस्टमर पे, वो मुझे गवर्नमेंट को भरना है. तो वो मुझे जो गवर्नमेंट को भरना है उसके सामने मुझे ये 2 लाइन आइटम्स का इनपुट क्रेडिट मिलने वाला है. तो दिस इज पार्ट ऑफ करंट एसेट. ये करंट एसेट है करके मैंने इसका आइडेंटिफिकेशन रियल अकाउंट में किया है. सो एंट्री वुड बी रॉ मटेरियल, दिस 2 आइटम्स डेबिट, GST जो मुझे इनपुट क्रेडिट मिलने वाला है वो डेबिट, एंड क्रेडिट जाएगा टू
क्रेडिटर जिसके पास से मैंने परचेस किया। ये केस में मैंने परचेस किया है कॉटन एसोसिएशन ऑफ विदर्भा, यहाँ से मैंने परचेस किया है तो उसको क्रेडिट जाएगा। दिस बिकम्स अ क्रेडिटर फॉर मी कॉटन एसोसिएशन विदर्भा एंड आई विल पे हिम दिस मनी इन नियर टर्म। तो दोस्तों ये एंट्री हमने देखा, लेकिन एक्चुअल कंपनीज में, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में टू हैव अ बेटर कंट्रोल, डायरेक्ट जो क्रेडिट है वो वेंडर को नहीं जाता है। जब भी जीआरएन बनता है ना, तभी उसका डेबिट जाता है तो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को, मतलब जो अपना रॉ मटेरियल्स का अकाउंट है उसमें डेबिट जाएगा या जीएसटी में उसका डेबिट जाएगा, लेकिन क्रेडिट जाएगा इंटीरियम अकाउंट। ये इंटीरियम अकाउंट क्या है? ये इंटीरियम अकाउंट इज अ कंट्रोल अकाउंट। ऑल द जीआरएन्स क्रेडिट वुड फर्स्ट गो टू इंटीरियम अकाउंट। ये इंटीरियम अकाउंट में दो लेग्स आता है, जब भी जीआरएन बनेगा तभी इंटीरियम अकाउंट में क्रेडिट जाएगा, और जब भी एक्चुअल इनवॉइस बुक होगा तभी इंटीरियम अकाउंट में डेबिट जाएगा। तो ये क्रेडिट और ये डेबिट दोनों नलीफाई होगा। फर्स्ट एंट्री में हमने क्या देखा? सीधा डेबिट चला गया रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को और क्रेडिट चला गया वेंडर को। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में या कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज में जब भी मटेरियल अंदर आता है और जब भी इनवॉइस बनता है उसका दो अलग अलग एंट्रीज होता है। सो मटेरियल जब भी अंदर आएगा तभी क्रेडिट जाएगा इंटीरियम अकाउंट को, और जब भी एक्चुअल इनवॉइस बुक होगा, जब भी ये कॉटन एसोसिएशन ऑफ विदर्भा मुझे इनवॉइस भेजेगा, तभी मैं क्या करूंगा, इनवॉइस बुक करने के टाइम पूरे इनवॉइस वैल्यू को इनवॉइस बुक करूंगा, लेकिन डेबिट में दूंगा इंटीरियम अकाउंट को। दिस इंटीरियम अकाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in having a proper control on JRN and invoice booking। अगर ये इंटीरियम अकाउंट को क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है? मंथ एंड को ये इंटीरियम अकाउंट को अगर क्रेडिट है तो इसका मतलब अपना इनवॉइस बुकिंग टू दैट एक्सटेंट बाकी है। सी देयर इज वन गोल्डन रूल, जब तक मटेरियल नहीं आता है इनवॉइस बुक नहीं करना है। लेकिन कभी कभी गुड्स इन ट्रांजिट भी बुक करना पड़ता है। अगर लॉन्गर ट्रांसपोर्ट पीरियड है तो कभी कभी गुड्स इन ट्रांजिट भी बुक करना पड़ता है, तो वो केस में पहले इनवॉइस बुक होता है। तो अगर ये इंटीरियम अकाउंट, अगर इफ दिस इंटीरियम अकाउंट इज इन अ डेबिट बैलेंस, देन वी कैन से कि अपना थोड़ा जीआरएन होना बाकी है। सो ये डेबिट कितना होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल? ये डेबिट होना चाहिए ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अदरवाइज दिस अकाउंट शुड always have a credit balance, that means JRN done but invoice booking is not done। और इसका मंथली रिकंसिलेशन होना चाहिए। अगर किसी वेंडर ने बाय चांस बाय मिस्टेक बिल नहीं दिया है तो उसके पास से फॉलोअप करके बिल लेके लायबिलिटी बुक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? तीसरा एंट्री देखते हैं। इनवॉइस तो बुक हो गया, अभी इनवॉइस के सामने पैसा भी देना है कॉटन एसोसिएशन विदर्भ को। तो एंट्री क्या होगा? अभी आपको मालूम है ये एंट्री बाय हार्ट हो जाएगा आपको। कॉटन एसोसिएशन डेबिट, because cotton association is a personal account, rule of the personal account is debit the receiver। और इनिशियली जब हमने कॉटन एसोसिएशन का इनवॉइस बुक किया था तभी उसको क्रेडिट दिया था, तभी उसको लायबिलिटी में रिकॉग्नाइज किया था, सो नेचुरली उसको डेबिट जाएगा। डेबिट कितना जाएगा? जितना मैंने उसको पैसा दिया है उतना उसको डेबिट जाएगा। ये मैंने पार्ट पेमेंट किया है तो पार्ट पेमेंट का एंट्री होगा कॉटन एसोसिएशन डेबिट क्रेडिट टू बैंक। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? मटेरियल अंदर आया, हमने बिल बुक किया और हमने पार्ट पेमेंट किया। अभी जो मटेरियल अंदर आया है, अभी अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू करना है। तो जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू भी करना पड़ता है। ऐसा सीधा उठा के लेके नहीं रह सकते, उसका सिस्टम में एंट्री होना चाहिए टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल। तो एंट्री क्या होगा? मटेरियल हमने इशू किया, जब भी अंदर आया तभी उसको डेबिट दिया था एसेट है करके। जब भी बाहर जाएगा, बाहर इन द सेंस जब भी उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए इशू करेंगे तभी उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। और डेबिट किधर जाएगा? टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये एक्चुअली कॉन्ट्रा अकाउंट है। तो जब भी मटेरियल इशू होता है प्रोडक्शन लाइन पे तभी एंट्री होगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कॉन्ट्रा अकाउंट डेबिट टू, समझो मैंने कॉटन इशू किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो क्रेडिट वुड गो टू कॉटन अकाउंट बिकॉज मुझे कॉटन का मेरा बैलेंस कम हो गया। इसके पीछे भी जैसे मैंने ऊपर वाले एंट्री में बोला, मैंने कितने वेट का कॉटन इशू किया इसका रिकॉर्डिंग ये एंट्री के बैकग्राउंड में होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। नहीं तो कितना टन या कितना वेट का कॉटन अपने पास बैलेंस है वो कभी समझेगा ही नहीं। तो हैविंग दिस क्वांटिटेटिव
एंट्री इन द बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने 1 लाख का कॉटन इशू कर दिया मैन्युफैक्चरिंग को, उसमें से समझो 50% जो है वो मंथ एंड को वर्क इन प्रोसेस में पेंडिंग है। शर्ट बना रहा हूँ मैं, तो शर्ट का कटिंग होके, मतलब जो कॉटन है वो कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट करके उसका कटिंग होके पड़ा है वर्क इन प्रोग्रेस में। उसका एंट्री क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? करंट एसेट है। जब भी हमने मटेरियल इशू किया था तभी ये कॉन्ट्रा अकाउंट का डेबिट दिया था। ठीक है, अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग मंथ एंड को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंस में चला जाएगा। ये अपना एक्सपेंस हुआ है क्या? नहीं हुआ है, बिकॉज द मटेरियल इज स्टिल इन अ प्रोसेसिंग स्टेज, तो इसका एक्सपेंस नहीं हुआ है अपना, तो उसको मंथ एंड को रिवर्स होता है। नॉर्मली ये सिस्टम ऑटोमेटिक एंट्री पास करता है। क्या एंट्री होता है? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कॉन्ट्रा अकाउंट। ये यहाँ पे डेबिट आ गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को, यहाँ पे क्रेडिट आ गया पार्शल, और उसका WIP रिकॉग्नाइज हो गया। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में कितना डेबिट बैलेंस है? 50,000 बैलेंस है। सपोज इसमें से 50% हमने फिनिश गुड्स बना दिए, ये वाले शर्ट्स बनाए, टी शर्ट बनाए, ट्राउजर्स बनाए, ट्रैक पैंट बनाए 50,000 के। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा? फिनिश गुड्स इनकमिंग करना है अभी अपने फिनिश गुड्स स्टोर में, तो उसका भी अकाउंटिंग एंट्री से ही उसका रिकॉग्निशन होता है। तो फिनिश गुड्स को डेबिट जाएगा, टी शर्ट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट। इसके पीछे भी उसका क्वांटिटी कितना है ये बैकग्राउंड में उसका एंट्री होगा। मतलब ये जब भी मैंने 15,000 के शर्ट्स बनाए हैं तो उसके पीछे मेरे कितने शर्ट्स हैं? 15 है, 20 है, 30 है, उसका क्वांटिटी बैकग्राउंड में आएगा। क्रेडिट जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कॉन्ट्रा अकाउंट 55,000 रुपीज। यहाँ पे अभी 5,000 ज़्यादा क्यों है? अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखेंगे एपिसोड 1, तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये मैन्युफैक्चर जब भी होता है तभी फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अदर्स रहता है, डेप्रिसिएशन होगा, वेजेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, दैट एवरीथिंग गेट्स लोडेड ऑन द मैन्युफैक्चर गुड्स। दैट इज वाई 50,000 का यहाँ पे वी आर सीइंग 55,000। क्लियर? अभी ये मैन्युफैक्चर मेरा इतना गुड्स हो गया, अभी इसको मुझे सेल भी करना है। अगर मैं ये क्रेडिट पे सेल करता हूँ तो मेरे जो एजेंट्स है या मेरे जो एजेंसीज है उनको मैं सेल करूंगा। तो वन ऑफ द एजेंसीज इज रेड शर्ट्स एंड ट्राउजर्स ट्रेडिंग कंपनी। इसको मैंने बेचा 25,000 का। क्या क्या बेचा उसको मैंने? शर्ट बेचे, टी शर्ट बेचे, ट्राउजर बेचे और ट्रैक पैंट बेचे। ठीक है, तो कितने का माल मैंने उसको बेचा है? इफ यू सी सेल वाइज तो मैंने उसको 22,000 का ही माल बेचा है, लेकिन मुझे उसको GST भी चार्ज करना है। तो जितना अमाउंट रिकवरेबल है उतने का डेबिट जाएगा टू रेड शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। सब मिला के कितना हुआ? 25,000 रुपया इंक्लूडिंग GST। इतने का माल बेचा प्लस GST, तो 25,000 का डेबिट जाएगा रेड शर्ट्स एंड ट्राउजर्स को, क्योंकि इतना पैसा मुझे उसके पास से रिकवर करना है। और क्रेडिट जाएगा जो जो मैंने उसको बेचा फिनिश गुड्स। यहाँ पे फिनिश गुड्स मैंने लिखा है, बट रीड दिस एज सेल्स, टू सेल्स शर्ट्स, टू सेल्स टी शर्ट, ऐसे। और अगेन इसके पीछे यहाँ पे क्वांटिटी होगा, सो दैट देन आई हैव अ क्वांटिटी वाइज रिकंसिलेशन ऑल्सो अवेलेबल विथ मी। तो 25,000 का माल बेचा, क्रेडिट जाएगा फिनिश गुड्स को, और क्रेडिट ऑल्सो जाएगा टू GST पेएबल टू गवर्नमेंट। ये मेरा GST गवर्नमेंट को पेएबल है, ये मेरा लाइबिलिटी है, तो इसके लिए इसको क्रेडिट जाएगा टू रिकॉग्नाइज द लाइबिलिटी। लेकिन मैं पेमेंट कितना करूंगा गवर्नमेंट को? मैं पेमेंट करूंगा जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है माइनस जो मेरा टोटल सेल्स है, उसके ऊपर मैंने GST कितना कलेक्ट किया, उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। आइडियली डिफरेंस कहाँ पे आता है? बिकॉज अगर मेरा आइटम 100 रुपये का है और अगर मैं वो 110 रुपये में बेचता हूँ, तो जो 10 रुपये के ऊपर का जो टैक्स है जो मैंने चार्ज किया है उसके ऊपर मुझे वही मैं खाली गवर्नमेंट को पे करूंगा। ठीक है, अगर ये मेरा कैश सेल होता तो क्या होता? यहाँ पे रेड शर्ट्स एंड ट्राउजर्स के जगह पे यहाँ पे बैंक को डेबिट जाता, क्योंकि उतना पैसा मेरे बैंक में अंदर आ गया। देन ये बैंक अकाउंट अगर यहाँ पे होता तो ये पर्सनल का रियल अकाउंट होता। रूल ऑफ द रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन। मनी अंदर आया बैंक में, बैंक को मैं डेबिट दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया?
तो पहले एंट्री में हमने क्रेडिट पे बेचा था, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेड शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, क्योंकि उसका बैलेंस मुझे रेड शर्ट्स एंड ट्राउजर्स का बैलेंस कम करना पड़ेगा, जितना उसने पैसा दिया उतना। मैंने 25,000 का माल बेचा, 15 दिन बाद उसने मुझे 25,000 रुपये वापस दिया। सो क्रेडिट वुड गो टू रेड शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, डेबिट वुड गो टू बैंक अकाउंट। दैट वे रिलेटिवली सिंपल एंट्री टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक एक सिनेरियो लेके उसका एक एक एंट्री देख रहे हैं। रियल बिजनेस में ऐसा होता है क्या? रियल बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। रियल बिजनेस में क्या होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज आर ह्यूज। जैसा हमने एक अपना कस्टमर देखा, वैसे देयर वुड बी हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स। तो वो कस्टमर्स का हर क्वार्टर एंड हमको एनालाइज भी करना पड़ता है किसके पास से कितना पैसा लेना है, एंड देन अकॉर्डिंगली एज वाइज एनालिसिस करके, मेरा एक डेटर्स पे भी वीडियो है, तो वो वीडियो में हाउ टू एनालाइज डेटर्स एंड उसमें प्रोविजन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मतलब प्रोविजन क्यों करना पड़ता है वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो प्रोविजन का एंट्री क्या होता है, डेटर्स प्रोविजन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये अकाउंट भी टेम्पररी अकाउंट होता है, बिकॉज ये हम लोग एवरी क्वार्टर रिव्यू करते हैं। और सपोज ये क्वार्टर वन है, ये क्वार्टर वन में पूरा का पूरा इफेक्ट आएगा 15,000 का। समझो 15,000 का अगर प्रोविजन क्रिएट करना है, तो क्वार्टर वन में क्या होगा, 15,000 का पूरा इम्पैक्ट आएगा मेरे पीएनएल पे भी और मेरे बैलेंस शीट पे भी। सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में क्या होगा, अगर ये 15,000 के सामने मुझे 16,000 ही क्रिएट करना है, तो इफेक्ट कितने का आएगा, खाली 1,000 रुपीज़ का, क्योंकि ये 15,000 रिवर्स होगा और नया 16,000 क्रिएट होगा। तो इफेक्ट विल बी ओनली 1,000 रुपीज़ एडिशन। जैसा हमने एडिशन देखा वैसा उसका डिक्रीज भी हो सकता है। अगर 14,000 का ही प्रोविजन चाहिए तो 1,000 का प्रोविजन रिलीज होगा। यही बात समझ में। अभी जो 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये जो एंट्री है ये एडजस्टमेंट में नीचे आता है। एडजस्टमेंट में मतलब ट्रायल बैलेंस पहले आता है और उसके बाद में एडजस्टमेंट आता है। एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट्स आर बेसिकली लेफ्ट आउट एंट्रीज। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का जब भी 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट पोस्टिंग करते हैं तो उसका एक ही इफेक्ट देता है। मतलब आइदर दे टेक इट टू पीएनएल और दे टेक इट टू बैलेंस शीट। लेकिन जो लेफ्ट ओवर एंट्री है उसका दो इफेक्ट देना पड़ता है, क्योंकि अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम है दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। अगर एक इफेक्ट देंगे एडजस्टमेंट का भी तो अपना पीएनएल और बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। इसीलिए अपना जो एग्जाम पेपर रहता है उसमें जो एडजस्टमेंट्स के एंट्री रहते हैं उसका डबल इफेक्ट देना पड़ता है। एक लेग नॉर्मली जाता है पीएनएल में और एक लेग नॉर्मली जाता है बैलेंस शीट में। तो ये अगर स्टूडेंट्स लोगों को एडजस्टमेंट में एंट्री आएगा तो ये एंट्री पास करके उसका दोनों पोस्टिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो जैसा हम लोग डेटर्स का प्रोविजन करते हैं वैसा इन्वेंट्री का भी प्रोविजन करना पड़ता है। ठीक है, ये मेरा और एक वीडियो है इन्वेंट्री एनालिसिस का, उसका मैं लिंक आपको ये वीडियो के एंड में दूंगा। वो वीडियो भी आप देखना, इन्वेंट्री एनालिसिस कैसे होता है। तो उसका इन्वेंट्री का भी प्रोविजन होता है। इन्वेंट्री का प्रोविजन क्या होता है, स्लो एंड नॉन मूविंग का प्रोविजन होता है। मतलब अगर कुछ इन्वेंट्री मेरा बहुत महीनों से बहुत सालों से पड़ा है तो उसका वैल्यूएशन कम करना पड़ता है, उसका प्रोविजन करना पड़ता है। वो क्या एंट्री होता है, सपोज ये मुझे फिनिश गुड्स के लिए प्रोविजन करना है तो इन्वेंट्री फिनिश गुड्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये भी टेम्पररी रहता है क्योंकि एवरी क्वार्टर ये रिव्यू होता है। जो भी प्रोविजन एवरी क्वार्टर रिव्यू होता है उसका इफेक्ट टेम्पररी रहता है, पुराना रिवर्स करके नया बनाते हैं टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो मैं जितना प्रोविजन क्रिएट करूंगा उतने से मेरा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मुझे कम करना पड़ता है। तो दिस इज एज फार एज प्रोविजनिंग ऑन इन्वेंट्री इज कंसर्न। कभी कभी क्या होता है, इन्वेंट्री हम लोग क्वार्टर एंड में या 6 महीने में या साल भर में कंपलसरी इन्वेंट्री काउंट करना ही पड़ता है। उसमें कभी शॉर्टेज आता है, उसमें कभी एक्सेस आता है। एज्यूम करो उसमें शॉर्टेज है, कितना शॉर्टेज है, तो 2,500 रुपये का शॉर्टेज है, तो क्या करना पड़ता है, देर ये 2,500 रुपया एक्सपेंस आउट करना पड़ता है। दैट मीन्स पीएनएल में लेके उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। क्या एंट्री होता है, इन्वेंट्री डिफरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये जाएगा पीएनएल में। और कहाँ कहाँ पे मुझे शॉर्टेजेस मिले हैं, सपोज शर्ट में मुझे एक शर्ट शॉर्ट मिला 500 रुपया, तो शर्ट का मेरा इन्वेंट्री उतने से कम होगा। कॉटन में मुझे समझो 1 आध टन कम मिला तो उसका जाएगा क्रेडिट कॉटन को, रॉ मटेरियल को। नीटिंग थ्रेड्स जो है, धागा जो होता है, उसमें अगर कुछ मुझे शॉर्टेज मिला तो क्रेडिट जाएगा टू दैट रिस्पेक्टिव अकाउंट। नीडलेस टू मेंशन इसके पीछे भी
क्वांटिटी रहेगा तो उतने से मेरा क्वांटिटी कम होगा। अगर समझो सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट होता, इंस्टेड ऑफ शॉर्टेज मुझे एक्सेस मिलता, तो क्या होता? कुछ नहीं, ये एग्जैक्ट एंट्री रिवर्स होता और मेरा इन्वेंट्री मुझे सिस्टम में एंट्री लेके बढ़ाना पड़ेगा। जो भी मुझे एक्शन लेना है, इन्वेंट्री कम करना है या बढ़ाना है, दैट हैज टू बी विथ बैक्ड अप बाय एन अकाउंटिंग एंट्री। जब तक अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा, सिस्टम को समझेगा नहीं कि मुझे वैल्यूएशन या अकाउंट कम करना है या बढ़ाना है। तो दोस्तों, दिस वाज इट एज फार एज अकाउंटिंग एंट्रीज इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज कंसर्न। ये हमने एग्जाम्पल करके एक एक एंट्री लिया है, बट ऐसा देयर वुड बी मेनी मेनी मल्टीपल एंट्रीज इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। लेकिन अगर आपको एक दफ़ा सिनारियो और उसका ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, देन कितने भी एंट्रीज होने दो, इट इज जस्ट अ रिपीटेशन। जैसा मैंने मेरे पहले वीडियो में बोला था, एनी ट्रांजैक्शन इफ वी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ट्रांजैक्शन क्या है, उसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एंड देन वो अकाउंट के रूल्स क्या है, तो देन वी वुड बी एबल टू मेक अकाउंटिंग एंट्रीज वेरी इजीली। ये एक दफ़ा आपने नॉलेज एक्सपर्टीज़ कर ली है नॉलेज में। दोस्तों, ये नॉलेज एक बार ही एक्सपर्टीज़ करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ आप भी मेहनत कीजिए और ये आपका नॉलेज एक दफ़ा पक्का हो गया, इट इज़ लाइफ लॉन्ग। इसमें कुछ बाद में चेंजेस आने वाले हैं नहीं, ये रूल्स ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ये नॉलेज ले लो, तो ये कंसेप्ट समझो। मेरे आगे के पूरे 10 वीडियो जो आने वाले हैं वो देखो और अपना नॉलेज एनहांस करो। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड share. Thank you very much for your time. See you in next video.